शायद दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि अभी पेटीएम की हालत क्या है। 2017 में पेटीएम के सीईओ और फाउंडर विजय शेखर शर्मा का ये वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट में चिल्ला कर ये पेटीएम की सक्सेस का जश्न मना रहे थे। बड़े फेमसली इन्होंने यह कहा था कि जो हमारे साथ नहीं है वो रोएंगे। लेकिन अफसोस 7 सालों बाद आज की दिन सिचुएशन पूरी तरह से पलट चुकी है। जो पेटीएम के साथ हैं वो रो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में एक भयंकर तरीके से इस कंपनी का क्रैश देखने को मिला है। 30 जनवरी को इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 760 रुपए पर था। आज यह 380 रुपए से भी नीचे गिर गया है। आखिर क्यों इतना सक्सेसफुल होने के बाद आज पेटीएम की हालत इतनी बुरी हो गई है? आखिर क्या कारण है इसके पीछे? आइए समझते हैं पेटीएम के राइज एंड डाउनफॉल की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। पेटीएम की शुरुआत साल 2010 में हुई थी, लेकिन शुरुआत में ये सिर्फ एक मोबाइल रिचार्जिंग का प्लेटफॉर्म हुआ करता था। एक ऐसी ऐप जिसके जरिए आप अपना फोन रिचार्ज करते थे और लैंडलाइन बिल के पेमेंट करते थे। कंपनी ने धीरे धीरे अपने ऐप में और फीचर्स डाले। ये सिर्फ जनवरी 2014 में था कि इन्होंने पेटीएम वॉलेट को लॉन्च किया, जिसके जरिए लोग ऑनलाइन पे कर सकते थे पेटीएम का इस्तेमाल करके। 2015 में आए तो मेट्रो के रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और पानी के बिल की पेमेंट करना भी इससे पॉसिबल होने लगा। लेकिन सही मायनों में इस कंपनी की पॉपुलैरिटी 8 नवंबर 2016 के बाद से ही देखने को मिली। वो दिन जब डिमोनेटाइजेशन हुई। 500 rupee and 1000 rupee currency notes will no longer be legal tender from midnight। नोटबंदी के अगले ही दिन देश भर में ढेर सारे न्यूज़पेपर में कुछ ऐसी फ्रंट पेज ऐड छपी थी। पेटीएम कांग्रेचुलेशन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ऑन टेकिंग द बोल्डेस्ट डिसीजन इन द फाइनेंशियल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अब एटीएम नहीं पेटीएम करो। यहाँ खड़ी हुई पहली कंट्रोवर्सी पेटीएम को लेकर। लोगों ने सवाल उठाए कि क्या पेटीएम का कोई लिंक है सरकार के साथ? इस तरीके से प्रधानमंत्री के चेहरे का इस्तेमाल करना अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के वक्त। और नोटबंदी फैसला जिसे सेक्रेटिव बताया गया था वो 8 नवंबर को रात के 8 बजे लिया गया था। तो ऐसा कैसे हुआ कि अगले ही दिन 9 नवंबर को सुबह जो न्यूज़पेपर आता है उसमें फ्रंट पेज में ये ऐड छपी थी? क्या इस कंपनी को पहले से पता था कि डिमोनेटाइजेशन होने वाला है? हुआ जो भी हो, लेकिन एक चीज बड़ी साफ है कि पेटीएम को बड़ा फायदा हुआ इस एक फैसले की वजह से। यूरो मनी रिपोर्ट के अनुसार डिमोनेटाइजेशन से पहले पेटीएम के पास 125 मिलियन कस्टमर थे, लेकिन नोटबंदी के सिर्फ 3 महीने बाद पेटीएम के कस्टमर 185 मिलियन तक पहुंच चुके थे। इस कंपनी के सीईओ विजय शेखर ने इस मौके को कैपिटलाइज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पेटीएम ने 10,000 से ज्यादा एजेंट्स को हायर किए कि वो अपने क्यूआर कोड को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। लोकल दुकानों पे और वेंडर्स के पास जाकर हर शहर में दुकानदारों को इनकरेज किया गया कि सब के सब पेटीएम करो। कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन इस समय के अराउंड 2 से 3 कंट्रोवर्सी खड़ी होती है। एक था पेटीएम का चाइनीज लिंक। साल 2015 में अलीबाबा नाम की एक चाइनीज कंपनी ने $680 मिलियन पेटीएम में इन्वेस्ट किए और 40% स्टेक पेटीएम कंपनी का इस चाइनीज कंपनी के हाथों में चला गया। अलीबाबा कंपनी के फाउंडर जैक मा और विजय ने इन्हें अपना हीरो बताया था। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी फाइनेंशियल टाइम्स अखबार को, आई बिकम टोटली इंटरेस्टेड इन चाइना, अलीबाबा एंड जैक, ऑल 3 थिंग्स। हाल ही में इंडिया और चाइना के रिलेशंस की कहानी आप जानते ही होंगे। चाइना बार बार इंस्टीट्यूट किए जा रहा है इंडियन बॉर्डर के अंदर। 2017 में डोकलाम बॉर्डर्स स्टैंड अप हुआ था। कई लोगों ने पेटीएम को क्रिटिसाइज किया इस चीज को लेकर कि सामने से कंपनी बड़ा देशभक्त बनती है जब लोगों को कुछ बेचना हो, लेकिन पीछे से चाइनीज ने फंडिंग ले रखी है। इसी क्रिटिसिज्म के चलते चाइनीज का जो स्टेक था उसे कम किया गया कंपनी में। 2023 में करीब 10% स्टेक विजय ने खुद वापस अपने हाथों से ट्रांसफर कर लिया और चाइनीज स्टेक कंपनी में 13.5 के अराउंड है एज ऑफ नाउ। मई 2018 में अगली कंट्रोवर्सी उठती है पेटीएम को लेकर, जब इन्वेस्टिगेटिव न्यूज एजेंसी कोबरा पोस्ट ने अंडरकवर ऑपरेशन किया। इस अंडरकवर रिपोर्टर पेटीएम के वाइस प्रेसिडेंट अजय शेखर शर्मा से मिलने गए, जो विजय शेखर शर्मा के भाई हैं। और इस बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि क्या आप हमारी पॉलिटिकल पार्टी का प्रोपेगेंडा फैलाएंगे अपने ऐप के जरिए, तो उन्होंने बड़े खुशी से एक्सेप्ट किया। उसमें डल जाएंगे, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको दूंगा मटेरियल। वो सब हम कर देंगे अगर मेरे से आरएसएस देगा।
क्योंकि आरएसएस तो हमारे ब्लड में है। उन्होंने ये भी कहा कि जब सरकार ने हमसे कुछ पेटीएम यूजर का डेटा मांगा था जम्मू एंड कश्मीर में जो स्टोर पैलेटिव हो रही थी, तो हमने खुशी खुशी सरकार को दे दिया था। जो जेके में बंद हुए थे ना, जो पथराव वाला तो हमसे पर्सनली पीएम से फोन कहा गया था, हमें ना डेटा दे दो, हो सकता है पेटीएम यूज ना करें। लेकिन इन सब कंट्रोवर्सी से ज्यादा कुछ हुआ नहीं। कंपनी आगे बड़ी तेजी से ग्रो करती रही। 2017 में पेटीएम ने पेटीएम पेमेंट बैंक लाती है। इन्होंने बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करना शुरू की। पेमेंट बैंक कुछ मायनों में बैंक की तरह ही होता है, जहां पर लोग अपना अकाउंट बना सकते हैं, पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड ले सकते हैं। लेकिन एक नॉर्मल कमर्शियल बैंक के कंपैरिजन में कुछ बड़े डिफरेंसेस होते हैं। पेमेंट्स बैंक मोस्टली डिजिटल सर्विसेज पर फोकस करते हैं। बहुत कम फिजिकल ब्रांचेस होती है पेमेंट्स बैंक की, और RBI के रूल के अनुसार पेमेंट्स बैंक क्रेडिट कार्ड और लोन की सुविधा ऑफर नहीं कर सकते जो नॉर्मल कमर्शियल बैंक होते हैं, जैसे SBI, ICICI, HDFC। इनमें कोई डिपॉजिट लिमिट नहीं होती। आप कितना भी पैसा चाहे इन बैंक्स में डिपॉजिट करके रख सकते हैं। लेकिन पेमेंट्स बैंक में एक लिमिट रखी गई है RBI के द्वारा। 2 लाख से ज्यादा आप इन बैंक्स में डिपॉजिट करके नहीं रख सकते। मैं इतना डिटेल में बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी जो हालत हुई है पेटीएम की, उसके पीछे एक बड़ा कारण पेटीएम पेमेंट बैंक का ही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ये देश का सेंट्रल बैंक है। ये देश भर की मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है और देश में पैसा छापने का काम भी करता है। इतना तो स्कूल में हम सब ने पढ़ा है। बाकी सारे जितने भी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं देश में, उन्हें RBI के बनाए रूल्स और गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। फॉलो करने से याद आया, अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लेना, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो बनाने में वाकई काफी एफर्ट लगता है, रिसर्च में, स्क्रिप्ट में, एडिटिंग में। सो आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे कितनी ज्यादा खुशी मिलती है आपके एक लाइक, कमेंट, शेयर और जो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के सदस्य बन रहे हैं। और हाँ, बेल आइकन को भी जरूर से ऑन कर लेना ताकि आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। नाउ कमेंट बैक ऑन द टॉपिक। 31 जनवरी 2024 को ये जो पेटीएम का क्रैश हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि RBI ने पेटीएम के पेमेंट बैंक में ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शन लगा दी। RBI ने कहा कि पेटीएम पेमेंट बैंक बार बार हमारे रूल्स को वायलेट करता है और इसीलिए अब हम इस बैंक पर रोक लगा रहे हैं। 29 फरवरी 2024 के बाद से पेटीएम का पेमेंट बैंक कोई भी नए डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कस्टमर अकाउंट में पैसे टॉप अप नहीं करे जा सकते, नए कस्टमर की ऑनबोर्डिंग नहीं की जा सकती। और RBI ने कहा कि जितने भी नोडल अकाउंट बने हुए हैं पेटीएम पेमेंट बैंक पर, उन सबको बंद करना चाहिए 15 मार्च 2024 तक। नोडल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो ई-कॉमर्शियल और ऑनलाइन सर्विसेज वाले बिजनेसेस यूज करते हैं। और जहां तक बात रही पेटीएम वॉलेट की, तो अपना एग्जिस्टिंग बैलेंस यूज कर सकते हो, लेकिन 15 मार्च के बाद से और कोई पैसे उसमें डाल नहीं सकते। ये 29 फरवरी तक ही था, लेकिन RBI ने इसे 15 दिन आगे बढ़ा दिया और 15 मार्च तक कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि ये एक बहुत बड़ा फैसला है RBI की तरफ से, और ऐसा फैसला एक झटके में नहीं लिया जाता। ऐसा नहीं है कि RBI ने एक दिन सोचा कि पेटीएम की क्लास लगाते हैं और ये सारे डिसीजन ले लिए, बल्कि इसके पीछे बहुत लंबी हिस्ट्री है। सच तो ये है कि पेटीएम को बार बार सालों से वार्निंग दी जा रही थी RBI के द्वारा, लेकिन ये फिर भी नहीं सुधरते हैं। नवंबर 2017 में पेटीएम का पेमेंट बैंक लॉन्च हुआ था और जून 2018 में ही पहली वार्निंग आ गई थी RBI की तरफ से। एक एडिट ने पाया कि पेटीएम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन को ढंग से फॉलो नहीं कर रहा था और जो कस्टमर इनके बैंक पर अपना अकाउंट बनाते थे उनकी आइडेंटिटी को ढंग से वेरीफाई नहीं किया जाता था। जो KYC नो योर कस्टमर की कंप्लायंस थी वो नहीं देखी जा रही थी पेटीएम के द्वारा। तो RBI ने कहा पेटीएम नए कस्टमर को अनबोर्ड करना बंद कर दे जब तक ये सारी चीजें ठीक नहीं करना। पेटीएम ने इस वार्निंग को लेकर कुछ एक्शन जरूर लिया, क्योंकि जनवरी 2019 में RBI ने कहा ठीक है, पेटीएम अब कस्टमर की अनबोर्डिंग करना वापस से शुरू कर सकता है। जो रिस्ट्रिक्शन वो हटा दी गई हैं। लेकिन करीब 2.5 साल बाद अक्टूबर 2021 में अगला बड़ा झटका लगता है। पेटीएम पर 1 करोड़ का फाइन लगाया जाता है क्योंकि उन्होंने अपने लाइसेंस एप्लीकेशन भरते टाइम गलत इन्फॉर्मेशन भरी और गलत डॉक्यूमेंट्स दिए। RBI कहता है कि वही चीजें जिसको लेकर हमने
ने आपको वार्निंग दी थी। कस्टमर को ढंग से वेरीफाई नहीं किया जा रहा, रेगुलेशंस को ढंग से फॉलो नहीं किया जा रहा, वही चीजें दोबारा से देखने को मिल रही है। एक बार फिर से कस्टमर अनबोर्डिंग पर रोक लगाई जाती है। अक्टूबर 2023 एक और बड़ा फाइन लगाया जाता है पेटीएम के ऊपर, इस बार 5 करोड़ रुपए का। आरबीआई को लग रहा था कि 2 वार्निंग देने के बाद और 2 बार फाइन लगाने के बाद अब तो पेटीएम रेगुलेटरी और रिक्वायरमेंट मीट कर ले, अपने कस्टमर्स की वेरिफिकेशन ढंग से करना शुरू कर दे। लेकिन इस सब के बाद भी पेटीएम ने चीजों को सीरियस नहीं लिया। इसी रीजन से 31 जनवरी 2024 को आरबीआई ने कहा कि बहुत हुआ पेटीएम के ये कारनामे, अगर ढंग से रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं की जा सकती तो बंद करो ये सब कुछ। आरबीआई ने जो चीजें पाई यहाँ पर वो बड़ी शॉकिंग थी। सीएनबीसी के अनुसार पेटीएम ने लाखों कस्टमर को अपने बैंक में अकाउंट खोलने दिया बिना केवाईसी करे। हजारों कस्टमर ऐसे भी मिले जहाँ पर हजारों कस्टमर ने अलग अलग अकाउंट खोल रखे हैं सेम पैन कार्ड का इस्तेमाल करके। कुछ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन दिखाई गई करोड़ों रुपए की। यहाँ पर फाइनेंशियल मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क भी सामने आया। हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग हो रही हो पेटीएम के जरिए। आउटलुक ने रिपोर्ट किया कि एक एनालिसिस के अनुसार पेटीएम के पास करीब 35 करोड़ वैलेट हैं, जिसमें से करीब 31 करोड़ वैलेट इनएक्टिव पड़े हैं जिन्हें कोई यूज नहीं कर रहा। जो बचे हुए 4 करोड़ वैलेट है उनमें से ज्यादातर में कोई बैलेंस नहीं है या है तो बहुत कम बैलेंस है उन अकाउंट्स में। इसकी वजह से उन्हें म्यूल अकाउंट की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। म्यूल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिसे इलीगल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। इसके बाद डेटा प्राइवेसी का कंसर्न्स भी सामने आया। आरबीआई ने कहा कि पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, उसके बीच में और पेटीएम पेमेंट बैंक के बीच में कोई ऑपरेशनल सेग्रीगेशन नहीं है। इन दोनों के बीच पैसों का फ्लो देखने को मिला है जिसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज नहीं किया गया। इतने सारे रूल्स और रेगुलेशन को नजरअंदाज किया गया। क्या यहाँ पर आपको ये नहीं लगता कि इनके सीईओ विजय शेखर शर्मा के एरोगेट रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि कई इंटरव्यूज जिन्होंने मीडिया चैनल के साथ किया, यही चीजें उनकी बातों में कहीं न कहीं देखने को मिलती है। If you fundamentally believe that Paytm is number 3 payment player, that is where the beginning of the problem is in understanding. I'm surprised that people don't know this in this country, but we make profit, so it is. Somebody who's not met us and have an opinion on us is not my opinion to keep an opinion on that. आरबीआई के इस 31 जनवरी वाली अनाउंसमेंट के बाद हल्ला मच गया। लोगों ने जो पैसा इन्वेस्ट किया था पेटीएम में उसे बाहर निकालना शुरू कर दिया, तो बड़ी तेजी से पेटीएम का स्टॉक क्रैश हुआ। लोगों को काम डाउन करने के लिए पेटीएम ने कई बार अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि कुछ नहीं बिगड़ा है यहाँ पर। 2 फरवरी को विजय शेखर शर्मा ने भी ये ट्वीट किया, टू एवरी पेटीएम मरी योर फेवरेट ऐप इज वर्किंग, विल कीप वर्किंग बियॉन्ड 29 February as usual. For every challenge there is a solution and we are sincerely committed to serve our nation in full compliance. India will keep working global equality in payment, innovation and inclusion in financial services. जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक बारी फिर से देशभक्ति का यहाँ पर सहारा लिया गया। भाई हम कंपनी नहीं है, यहाँ पर हम तो देश की सेवा कर रहे हैं। बार बार इंडिया का नाम लेकर पेटीएम को पीछे छुपाया गया। मेरी राय मानो तो ऐसी कंपनियों से चौकन्ने रहना चाहिए जो हद से ज्यादा देशभक्ति का सहारा लेती है, क्योंकि किसी कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस में खुद में वैल्यू होती है तो वो उस वैल्यू के नाम पे अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। लेकिन अगर प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में ज्यादा कुछ कहने को नहीं होता तो देशभक्ति का सहारा लिया जाता है। भाई हमारा प्रोडक्ट इसलिए खरीदो क्योंकि हम इंडियंस है, हमारी इंडियंस कंपनी है, इसलिए आपको हमारा प्रोडक्ट्स खरीदना चाहिए। एनीवेज पेटीएम पर वापस आते हैं तो सवाल ये उठता है कि आगे अब क्या होगा। कंपनी में इंटरनली जो एम्प्लॉयज है वो काफी अनसर्टेनिटी फेस कर रहे हैं। उन्हें ज्यादा क्लियरिटी नहीं मिल रही लीडरशिप से कि आगे क्या होगा। इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव ने उन्हें बताया कि हमारा बिजनेस मॉडल अब शायद बदल जाएगा। अब हम बैंक होने की जगह हम एक थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप बन जाएंगे, तो बैक हेड में कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेंगी और ये चीजें हमें बड़े लिमिटेड टाइम में करना पड़ेगा। पेटीएम की अगर आप एनुअल रिपोर्ट देखेंगे कि कितना पैसा कमाया इस कंपनी ने साल भर साल, तो आप देखेंगे कि हमेशा से एक लॉस मेकिंग कंपनी रही है जब से इसे स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया गया है। इस चार्ट में देखिए 2021 में इनकी कंपनी ने 1600 करोड़ रुपए लॉस उठाया था, 2022 में 1500 करोड़ का लॉस और 2023 में 170 करोड़ का लॉस। अच्छी बात तो ये थी कि साल भर साल जो कंपनी लॉस उठा रही थी वो कम हुए जा रहे थे, तो अगले साल एक्सपेक्ट किया जा सकता था इस साल यानी 2024 में कंपनी पहला प्रॉफिट कमाएगी। लेकिन अब जो ये सब कुछ हुआ इसे देखकर ये काम मुश्किल लग रहा है। कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि इस साल लॉस 300 से 500 करोड़ ज्यादा
हो सकता है। ये बात पेटीएम ने खुद जनता के सामने रिवील करी है, ये कहते हुए कि वो आरबीआई की गाइडलाइंस को अब कंप्लाई करेगी। लेकिन इनके इस अनाउंसमेंट के बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस और नीचे गिर गया। What is the path to profitability, Vijay? What is by when will Paytm make money? Make more money by making more operating money. and net. By making more money. विजय शेखर शर्मा को थोड़ी और बेहतर जवाब ढूंढने होंगे इन सवालों के। अगर उन्हें लोगों को कन्विंस करना है तो अब लोगों को कन्विंस करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा पेटीएम के लिए। आम जनता अपनी कंपनी को चॉइस को लेकर काफी पिकी होती है और ट्रस्ट यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कस्टमर्स को वापस लाना अब आसान काम नहीं होगा पेटीएम के लिए, लेकिन कस्टमर को कन्विंस करना तो बात की बात है, पहले पेटीएम को आरबीआई को कन्विंस करना होगा, वो भी आसान काम नहीं है। लेकिन एक उम्मीद बच निकलने का रास्ता यहाँ पर शायद ये हो सकता है कि कोई दूसरी कंपनी आकर पेटीएम वॉलेट के बिजनेस को खरीद ले। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि एचडीएफसी बैंक और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज शायद यहाँ पर आकर ये काम करेंगे। जियो ने इस स्पेकुलेशन को डिनाई करते हुए कहा है कि उनका ये करने का कोई विचार नहीं है और वैसे भी ऐसी सेल करने से पहले आरबीआई के अप्रूवल की जरूरत होती है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो ऐसे ही मैंने मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप की कंट्रोवर्सी के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई है, वो वीडियो भी आपको पसंद आएगी तो एक बार चेकआउट करके जरूर से देखना।